आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में भी लीडर बनने के लिए है तैयार। मुंबई में नेस्कॉम फोरम से वजीर आला फडणवीस का खिताब। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की क़यादत वाली महायुति हुकूमत पर बदउनवान वुज़रा को बचाने का लगाया इल्जाम। रियासती वजीर गणेश नायक ने मुंबई में जनता दरबार का किया एहतमाम। कहा, कोई भी लीडर सियासत में नहीं रखता मुस्तकिल गलबा, अवाम पर होता है इन्हिसार। शिवसेना में रिश्वत के बगैर लीडरों को नहीं दिया जाता कोई ओहदा, नीलम गोरे का इल्जाम। संजय राउत ने इस बयान पर किया शदीद रद्दअमल का इजहार। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रियासत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत में भी लीडर बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के डेटा सेंटर्स का तकरीबन 60% नवी मुंबई में तैयार किया गया है। फडणवीस ने मुंबई में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता माह डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेटा सेंटर्स की तामीर के लिए $20 बिलियन मालियत के मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासत ने एक AI मिशन कायम किया है और एक नई AI पॉलिसी तैयार करने के लिए बिजनेस लीडर्स की एक कमेटी तश्कील दी है। फडणवीस ने मज़ीद कहा कि हुकूमत माइक्रोसॉफ्ट के साथ इश्तराक करते हुए पहले ही 10,000 खवातीन को AI के शोबे में तरबियत दे रही है। New AI policy, I think the terms of reference is to make Maharashtra leader in AI. So we are focusing on that. And I think now we can see that a lot of investment into GCC is also coming to the state of Maharashtra. So Maharashtra has always been a leader. And you see, with this new third Mumbai which we are creating around the airport, which is 3 times bigger than Mumbai, wow. And with this Atal Setu which is joining Mumbai to New Mumbai, I think this new city which we are creating will be, it will be technology hub. It will be totally powered by the technology. And so far as fintech is concerned, I think the undeclared capital of fintech has always been Mumbai. Yes. Everybody knows that. And even in the future, I think fintech will be present here. I must tell you that now we have become the real capital of startups. Yes. So in the recent Startup India report, शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की क़यादत वाली महायुति हुकूमत पर बदउनवान वुज़रा को बचाने का इल्ज़ाम लगाया। ठाकरे ने सवाल किया कि क्या वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे और फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के वज़ीर धनंजय मुंडे को तहफ़्फ़ुज़ देना बीजेपी के हिंदुत्व के तस्वुर से हम आहंग है? क्या बीजेपी का हिंदुत्व बदउनवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? क्या न्यू इंडिया बैंक में घोटाले के जिम्मेदारों को बचाना उनकी कौम परस्ती की तारीफ़ है? ठाकरे ने हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क इंतशार का दर्द देख रहा है। हमें हकीकी हिंदुत्व कौम परस्ती को बहाल करना चाहिए और लोगों की शिकायत को सुनना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत की तबलीग नहीं की। सियासी फ़ायदे के लिए हिंदुत्व को मस्ख़ करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली का बजट सेशन 3 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में होने वाला है। रियासती बजट 10 मार्च को दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। विधान भवन मुंबई में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें आइंदा सेशन की कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में काउंसिल के चेयरमैन राम शिंदे, असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा पार्लिमानी उमूर के वज़ीर चंद्रकांत पाटिल और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि 8 मार्च को आम तातील होने के बावजूद कानून साजी की कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि 13 मार्च को होली की तातील के तौर पर मनाया जाएगा।
सीनियर बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के वजीर जंगलात गणेश नायक ने मुंबई में एक जनता दरबार का एहतमाम किया, जो कि नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का सियासी गढ़ है। महायुति इत्तेहाद के अंदर कशीदगी के क़यासाराइयों के दरमियान नायक ने यह अवामी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए नायक ने कहा कि कोई भी लीडर सियासत में मुस्तकिल गलबा नहीं रखता और आवाम की तरफ से कबूलियत बिलाखिर क़यादत का तयन करती है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगला जनता दरबार अगले माह थाने में मुनक्किद किया जाएगा, जिससे शहरियों के खदशात को दूर करने के लिए पार्टी के अज़्म को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। शिवसेना लीडर नीलम गोरे, जो रियासती कानून साज काउंसिल के डिप्टी स्पीकर भी हैं, ने मराठी साहित्य सम्मेलन में उस वक्त हलचल मचा दी जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना में रिश्वत के बगैर लीडरों को कोई ओहदा नहीं दिया जाता। नीलम गोरे के इस बयान पर संजय राउत ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। देखिए, सबसे बात है नीलम गोरे कौन है। नीलम गोरे आज जो है वो शिवसेना के बदौलत है। 4 बार उनको एमएलसी किया, वो उद्धव ठाकरे जी ने किया, बाला साहब ठाकरे जी ने नहीं किया। ये उद्धव ठाकरे जी की मेहरबानी उनके ऊपर थी। तो मैंने उनको कल पूछा ना, तो आप 4 बार हो गई तो आपने 8 मर्सिडीज दिया है, तो उसका रिसीट ले गया। कहा कौन सा शोरूम है आपका खुद का? हाँ, ये बकवास बात करती, निर्लज्जता है ये निर्लज्जता है। राजनीति में ऐसे गंदे लोग हमारे साथ काम करते थे। हाँ, इस लोगों के साथ हमने काम किया, गंदे लोग हैं ये सब। एकनाथ शिंदे क्या, नीलम गोरे क्या, आप जिस थाली में खा रहे थे, हाँ, सोने की चम्मच से और सोने की थाली में, आप वहां गंदगी करके चले जाते हो। देखो, प्रधानमंत्री तो आते हैं ऐसे कार्यक्रम में भाषण करने के लिए। भाषण माफिया ये सब जो मंच पर बैठे थे साहित्य सम्मेलन के, वो सब भाषण माफिया है, सभी भाषण माफिया है। उनको तो एक दिन के लिए रुतबा दिखाने के लिए आना ही है। आपने क्या किया है? ये नीलम गोरे का क्या योगदान है मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी कविता, मराठी लिटरेचर, क्या योगदान क्या है? शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने भी नीलम गोरे के हालिया तबसरे पर कहा कि उनका बयान अफसोसनाक है। नीलम गोरे जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नीलम गोरे जी को शिवसेना ने इतना दिया है कि अगर जिंदगी भर उसकी स्तुति करेंगी ना, तो भी उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन स्तुति कम नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने इतना हल्का बयान दिया। हम तो माताओं बहनों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दुख होता है कि जब इतिहास में पहले मंथरा ने भी ऐसा ही काम किया है और आज की जो मंथरा है वो भी यही काम कर रही है। एक मंथरा की वजह से राजा राम को वनवास भोगना पड़ा, वन जाना पड़ा, और आज के इस राजनीतिक मंथरा की वजह से राजनीति में हमें वो बयान भी देने पड़ रहे हैं जो हमारे देने की इच्छा नहीं है। तो बहुत ही दुख होता है कि ये जिस थाली में लोग खाते हैं उसमें छेद कैसे कर सकते हैं। आपकी राजनीति विचारधारा शायद बदल गई, आप जाइए, आप दूसरे घर जाइए, आप वहां पर अपना काम करिए, लेकिन पुराने घर की बदनामी तो न कीजिए। आप पे कौन सा ऐसा अत्याचार किया है शिवसेना ने? क्या आपको एमएलसी नहीं बनाया? क्या आपको बड़े बड़े पदों से सुशोभित नहीं किया? क्या आपको संगठन में बड़े बड़े पद नहीं दिया? जब सब कुछ आपको मिला, फिर भी अगर आप ऐसी हल्की बयानबाजी करेंगे तो क्षमा कीजिए। इकरा एजुकेशन सोसाइटी जलगांव के ज़ेर एहतमाम एच.जे. थीम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस मेहरवन जलगांव और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इश्तराक से फासलाती और ऑनलाइन तालीम के बदलते रुझानात के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान ने की। आसिम खान IRS मेहमान खुसूसी थे। मुक़र्रिरीन ने मज़कूरा मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। एक दो सेमेस्टर तक टीचिंग भी की है और उसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन की शुरुआत की है। जब मैं लेक्चरशिप कर रहा था तभी मैंने शुरू कर दी प्रिपरेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह नहीं था किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद मैंने हज हाउस मुंबई में जो है वहाँ का एंट्रेंस किया, वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ से मेरी बायकर्स हुआ। तो ये जो टॉपिक है ये डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। हज हाउस में जो यूपीएससी की कोचिंग होती थी डिस्टेंस मोड में ही चलता था, वहाँ पर प्रॉपर
टीचर्स वगैरह नहीं होते थे, सारा डिस्टेंस कोर्स एक या तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर में या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर से डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलती थी। पिछले 15 सालों से चल रहा था, लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं था और उसका जो एक जनरल एक्सेप्टेंस है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 81 ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ODL प्रोग्राम चला रहे हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। साथ साथ 83 ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिलाद काउंसिल और रज़ा एकेडमी की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में मुंबई में लंगर का अहतमाम किया गया। मोहम्मद सईद नूरी, मोहम्मद आरिफ रिजवी और मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा के हाथों से सैकड़ों मुस्तहिकीन में लंगर तकसीम किया गया। यह मुबारक सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत की तकरीबात का एक हिस्सा है। इस कार्य खैर के तहत हर पीर को भूखों और मुस्तहिकीन में खाना तकसीम किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने एक जारहाना बयान दिया था, जिसमें जगत गुरु नरेंद्र आचार्य महाराज का एक ही जिक्र किया था। दरिस्ता इस तौहीन आमेज़ बयान पर मुख्तलिफ हलकों से शदीद रद्दमल सामने आ रहा है। इस पस मंज़र में अब मुंबई, पुणे और नागपुर समेत रियासत के कई हिस्सों में सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं और नरेंद्र महाराज के पैरोकार और अकीदतमंद एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। इस वक्त विजय वडेट्टीवार के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जा रहा है और इंतबा दिया गया कि वो माफ़ी मांगे, वरना एहतजाज को तेज़ किया जाएगा। लिहाजा सभी की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो गई है कि नरेंद्र आचार्य महाराज के बारे में अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। आज हे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार त्यांनी काय केलं तर जगद्गुरूंना, आपल्या संतांना, जे आमचे आराध्य आहेत आणि अशा या जगद्गुरूंचा, आमच्या संतांचा एकेरी शब्दामध्ये त्यांनी उल्लेख केला। त्यासाठी हे जाहीर निषेध चालू आहे आणि त्यांनी जाहीर अपमान केला म्हणून त्यांनी जाहीर माफी मागावी असं आमचं सगळ्यांचं म्हणणं आहे। तो पूरे हिंदू समाज का, जो हिंदू साधु संतों का अपमान किया है, इनको हम जगह दिखाए बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने स्वामी जी की माफी मांगनी चाहिए, पूरे साधु संतों की माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में ऑटो पार्ट्स की दुकानों में भयानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। भिवंडी कारपोरेशन के डीएम साकिब खरबी ने कहा कि आग लगने का ये वाकया सुबह 9 से सवा 9 बजे के दरमियान पेश आया। हमें इतला मिलते ही हमारी फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी क्लास टीम और मुतल्लिक़ा थाने के अफसरान व अमला जाए वक़ूफ़ पर पहुँचा और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा है। आज भिवंडी महानगर पालिका के क्षेत्र में पाक समिति क्रमांक 5 वंजारपट्टी नाका वेदांत हॉस्पिटल के बाजू में बॉम्बे ऑटो पार्ट सेल्स एंड गैरेज में आग लगी थी। आग रात में 9:15 बजे से 9:30 बजे के दरमियान लगी, जिसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलते साथ हमारे अग्निशमन दल, आपातकालीन विभाग की टीम और संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर आकर आग को 1 घंटे के अंदर काबू में करके आग बुझा दिए गए। और उसके बाद कुछ आग थोड़ी रह गई थी तो जेसीबी के जरिए पूरा सामान निकाल कर उसको फिर बुझा दिए। इस घटना में कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो मुकाबला जीतने के बाद महाराष्ट्र पुलिस टीम के मुंबई पहुंचने वाले यहाँ इस्तकबाल किया गया। 10 फरवरी को शुरू होने वाले इस मुकाबले में मुल्क के आला कमांडो यूनिट्स के दरमियान शदीद मुकाबले हुए। महाराष्ट्र पुलिस मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरी, जबकि बीएसएफ और आईटीबीपी ने बेतरतीब पहली और दूसरी रनर अप पोजीशन हासिल की। बहुत ही कठिन सफर होता है। 4-5 महीने ये अपनी जिंदगी नहीं, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच से कट कर लगातार प्रैक्टिस करते हैं
तब जाकर ये मकाम मिलता है, और वो भी जो श्रेष्ठ होते हैं वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। हमने ये मुकाबला अपने खिलाफ लड़ा था, क्योंकि पिछली बार हमें दूसरा नंबर मिला था, इसलिए हमने ये तय किया था कि हम पहले नंबर पर आएंगे। मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की। तो ये खुद से हमारे खुददार, हमारे मावड़े, हमारे मराठा वीर थे, जिन्होंने नेशनल कमांडो कंपटीशन में 21 टीमों के साथ मुकाबला किया, जिसमें जिनके पास हजारों कमांडोज हैं। हमारे पास कुल मतलब 350 से कम कमांडो होते हुए भी उनमें से जो हमारे 16 लोग चुन कर गए थे, उन्होंने ये कमाल दिखाया है। ये बड़ी बात है और हम इसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। महाराष्ट्र की जो कर्मभूमि है मेरी और जो जन्मभूमि है इन लोगों की, उन सब का जो एक मिश्रण तैयार हुआ, वो एक शानदार मिश्रण तैयार हुआ। और हमारा मैनेजर, हमारे रेफरीज, हमारा कैप्टन, हमारे टीम के प्रत्येक मेंबर, सपोर्टिंग टीम स्टाफ, उत्कर्ष पाटिल, देखिए इनका हाथ टूट गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से खिताब करते हुए वर्ल्ड बैंक का हवाला देकर कहा कि हिंदुस्तान आने वाले सालों में दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बनेगा। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन, बिलखुसूस एरोस्पेस सेक्टर में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इनकलाब में मध्य प्रदेश के रोल को सराहा। उन्होंने सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी का यकीन दिलाया। इतनी ऑप्टिमिस्टिक है, पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पीर को अपनी काबीना के 6 वज़रा के साथ दिल्ली असेंबली के पहले इजलास में रुकन असेंबली के तौर पर हलफ लिया। असेंबली का यह पहला इजलास पीर की सुबह शुरू हुआ, जहां तमाम नौमुंतखब अराकीन ने हलफ बर्दारी की। इस मौके पर बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता को असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि सेशन के पहले दिन ऐवान की कार्रवाई मुकम्मल हुई। अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने अपने ही अराकीन को बोलने की इजाज़त नहीं दी। स्पीकर ने कहा कि इससे पार्लिमानी निज़ाम की तौहीन हुई है। सदन के पहले दिन सदन की कार्रवाई पूरी की गई। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदार रहा और बधाई प्रस्ताव के अवसर पर अपने ही सदस्यों को उन्होंने जो बोलने नहीं दिया, वो मुझे लगता है कि शायद वो संसदीय प्रणाली का कहीं ना कहीं उसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।